हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे। पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट था। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र, इसे रिस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना है। श्वसन तंत्र में लगभग 5 या 6 प्रकार के अंग मिलकर बने होते हैं। इसमें सबसे पहला है नाक या नासा मार्ग, दूसरा है ग्रसनी और तीसरा है स्वर तंत्र या लैरिंक्स। एक श्वास नली है जिसे ट्रेकिया, और एक फेफड़ा है जिसे लंग्स कहा जाता है। फेफड़ा की इकाई अल्वियोली होती है। इसके अतिरिक्त हमारे श्वसन तंत्र में सहायक होती हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशियाँ भी श्वसन तंत्र में सहायता होती हैं। सबसे पहले नाक का श्वसन मार्ग प्रथम अंग होता है। वायु के ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचता है। तो सबसे पहले नाक में हम श्वसन ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो जो है ग्रसनी से होते हुए हमारे श्वास नली में पहुंचता है। ग्रसनी का सिर्फ एक रास्ता है जो श्वसन मार्ग नाक के द्वारा कनेक्ट रहता है हमारे श्वास नली से, और श्वास नली का कनेक्शन जो है वक्ष गुहा में जाके विभाजित हो जाता है 2 श्वसनियों में, जिसे ब्रोंकियज कहा जाता है। इसका अंतिम छोर वायु कोश में खुलता है, जिसे हम लोग अल्वियोली कहते हैं, और यही अल्वियोली जो है फेफड़ा की इकाई है। जिस प्रकार से तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन्स होती हैं, उसी प्रकार फेफड़ा की इकाई अल्वियोली है, और किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले फेफड़ा के बारे में, क्योंकि श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात की जाए तो वो हमारा फेफड़ा होता है। फेफड़ा वक्ष गुहा के दोनों ओर एक स्पंजी और गुलाबी लगभग शंक्वाकार आकार में फेफड़ा पाया जाता है। वक्ष गुहा को थोरिक कैविटी कहा जाता है। वो फेफड़ा में अशुद्ध रक्त फुसफुसी धमनी के द्वारा जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रबंधन करता है। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, हृदय के रक्त प्यूरिफाई करने का जो तरीका है उसके बारे में, उसमें मुख्य बातें यह याद रखनी है। धमनी मतलब धोया हुआ खून। तो धमनी का काम होता है हमेशा ही शुद्ध रक्त का परिवहन करना, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करना, परंतु फुसफुसी धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और एक है सिरा। सिरा का काम है हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, परंतु अपवाद में एक है अशुद्ध फुसफुसी सिरा, जिसका काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना। अब हम फेफड़ा के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि सभी धमनियां शुद्ध रक्त जाती हैं, एक सिर्फ फुसफुसी धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। फेफड़ा के द्वारा शुद्ध रक्त फुसफुसी सिरा के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। यह एकमात्र सिरा है जो शुद्ध रक्त को बहाता है, क्योंकि सभी सिराएं वो शुद्ध रक्त का बहाव करती हैं। और फेफड़ा जो है हमारी एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन, फेफड़ा जो है एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हृदय भी हमारे एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे पेराकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। अब श्वसन यानी रिस्पिरेशन, यह क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है उसके बारे में। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में श्वसन की भी भूमिका है, और श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। कहने का तात्पर्य है ग्लूकोज हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिय होते हैं और वहीं से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ यह अभिक्रिया करते हैं। 6 अणु रिलीज होते हैं CO2 के रूप में और 6 जल के रूप में। 673
किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है इस प्रक्रिया के दौरान। वातावरण में वायु को वायुपथ के द्वारा फेफड़ा में जाया जाता है, जिससे वक्ष गुहा यानी थोरस कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। इसे निःश्वसन कहते हैं। आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, सांस लेने के समय हमारा फेफड़ा फूल जाता है, जो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके पश्चात जब उसी वायुपात से हम फेफड़ा से बाहर हवा निकलते हैं तो वक्ष गुहा का आकार घट जाता है। इसे एक्सपायरेशन कहते हैं। मतलब अंदर गया तो इंस्पायरेशन और वही फेफड़ा के द्वारा जब बाहर आया तो एक्सपायरेशन। इसमें मुख्य बातें यह है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अन्य गैसें, आर्गन वगैरह। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में अगर गैस पूछा जाए कौन सी लेते हैं तो वो है नाइट्रोजन लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में है 0.03%। अब जब हम ये लिए तो वह इंस्पायरेशन। अब जब हम बाहर निकालेंगे, जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो हमने जितना नाइट्रोजन लिया था उतना ही बाहर कर देंगे, परंतु चेंजेस होते हैं ऑक्सीजन के मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑक्सीजन हमने 21% लिए तो बाहर छोड़ेंगे 17%, मतलब हमने 4% का यूज कर लिया। और यही 4% जो है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकृत होकर के शरीर में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया 0.03%, लेकिन जब हमने एक्सपायरेशन यानी उच्च श्वसन किया तो बाहर जो निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो गई, 4% हो गई। श्वसन की दर मनुष्यों में 15 से 12 बार मिनट में होते हैं, शिशुओं में 44 बार होते हैं। श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। ऑक्सीजन का परिवहन, होमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे ऑक्सी होमोग्लोबिन कहा जाता है। Hb होमोग्लोबिन और ऑक्सीजन HbO2। मनुष्य में श्वसन रंजक में होमोग्लोबिन होता है। डीऑक्सीजनेटेड होमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन के रंग बैंगनी होता है, जबकि ऑक्सीजन होमोग्लोबिन का रंग चमकदार लाल होता है। देखिए, होमो और ग्लोबिन, हीमो एक प्रोटीन है जिसका रंजक होता है लाल। लाल क्यों होता है? आयरन के कारण। तो उसी प्रकार जो होमोग्लोबिन बिना ऑक्सीजन का होगा उसका रंग हल्का बैंगनी होता है, और जैसे वो शुद्ध होने के बाद ऑक्सीजन युक्त होमोग्लोबिन शरीर में प्रवाह होता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। CO का प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक अत्यंत जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। CO के प्रति होमोग्लोबिन का आकर्षण O2 से लगभग 250 गुना अधिक होता है। देखिए, जो चीज़ गलत है वो तुरंत हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक उसी प्रकार CO जो है ऑक्सीजन का जो रेट है होमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करने का उससे 250 गुना अधिक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क अवचेतन अवस्था में चला जाता है, अंततः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऊंचाई और श्वसन में क्या समानता है? समानता यह है कि ऊंचाई बढ़ने से हवा का घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। वैसे भी जब हम वातावरण में देखते हैं कि जब हम ऊंचाई पर बढ़ती हैं तो हवा के घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। ऊंचाई बढ़ने से रक्त में RBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। RBC ब्लड का एक पार्ट है जिसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसे इरिथ्रियोसाइट कहा जाता है। इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा रेड बोन में किया जाता है, रेड बोन मैरो में। श्वसन दर भी तीव्र हो जाता है। कब? जब हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं। तो पहाड़ वगैरह पे जब आप चढ़ते होंगे देखते होंगे सांस की गति तेज हो जाती है। उसका कारण है हवा के घनत्व व ऑक्सीजन की कमी होना। अब कोशिकीय श्वसन, यही कोशिकीय श्वसन जिसमें कि ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के
कारण और जिसके फलस्वरूप हमें ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इसी में अब देखेंगे कोशिकीय श्वसन, दो प्रकार के, एक अनॉक्सी श्वसन, एक ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, इसमें जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसमें शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। शर्करा मतलब ग्लूकोज के बारे में बोला जा रहा है और किण्वन कहा जा रहा है, जो कि ये अनुपस्थित हुआ किसके कारण, अनुपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। बिना ऑक्सीजन के जो भी प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोलाइसिस में कहा जाता है। और इसमें एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, अर्थात एक अणु में 8000 कैलोरी, तो 2 अणु में 8 दूनी 16000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये जो है 16000 कैलोरी ऊर्जा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। अब ऑक्सी श्वसन, ये O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। श्वसन पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, इसमें जो है आंशिक विखंडन होता है, लेकिन इसमें जो है पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। क्रेब्स चक्र ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। पायरुविक अम्ल के एक अणु के विखंडन से इस क्रेब्स चक्र में 36 अणु के ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं हम कि बिना ऑक्सीजन के मात्र 2 ATP ऊर्जा और यहाँ पे 36 ATP ऊर्जा होती है। तो अर्थात आप जानते हैं कि एक अणु के विखंडन में हमें 8000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 36 को आप करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना होगा। तो अंततः इस कोशिकीय श्वसन में जो अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन होती हैं, इसमें एक ग्लूकोज के अणु से कुल 2 + 36 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लंगेटा के द्वारा होता है। मेड्यूलेटा ओब्लंगेटा, ये सारे हमारी जो भी सारे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण यही करता है। कौन? मेड्यूला ओब्लंगेटा। अब हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य है शरीर में रुधिर यानी रक्त का परिसंचरण। तो रक्त का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है, यानी ब्लड जो है एक निश्चित दिशा में चलता है और इस परिसंचरण का कार्य हृदय के द्वारा मुख्य रूप से संपादित किया जाता है। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। अब रक्त परिसंचरण के अंतर्गत 4 भाग आते हैं मुख्यतः, जिसमें हृदय है, धमनियां, शिराएं और ब्लड तो परिसंचरण तंत्र का भाग है ही। हृदय के बारे में, हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार की होती है, दोनों फेफड़ों के बीच बक्ष गुहा थोरस कैविटी के बीच में होती है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे पेराकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। जिस प्रकार से हम देखे थे कि फेफड़ा भी एक झिल्ली से घिरी हुई है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो फेफड़ा जिस झिल्ली से घिरी है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन, हृदय जिस झिल्ली से घिरी है उसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। अब हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर, ऊपरी दोनों भागों को दायां आलिंद और बायां आलिंद और निचली को निलय, तो दायां निलय और बायां निलय। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर 120/80 सामान्यतः मनुष्य का, 120 सिस्टोल में और डायस्टोल में 80। वायुमंडल से ज़्यादा दाब होता है शरीर के अंदर के ब्लड के दाब का। इसे मापा जाता है स्फेग्नोमीटर से। हृदय प्रति मिनट 5 लीटर रक्त को पंप करता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसकी चिकित्सीय जांच किया जाता है हृदय के लिए। एक होता है EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसका संबंध है मस्तिष्क रोगियों के जांच से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम नियंत्रित है और पोटासियम सेब के द्वारा अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रिनल स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। एड्रेलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय
को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। एड्रीनल हार्मोन को लरो हार्मोन कहा जाता है और थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। हालांकि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। हार्ट अटैक के लक्षण: सीने में तेज दर्द और तेज पसीना, जी मचलना और बांह में दर्द एवं झंझनाहट। अब देखिए हार्ट अटैक क्यों होते हैं। हार्ट अटैक होने के मुख्य कारण यह है, हृदय की मांसपेशियों में रक्तवाहिनी का काम कोनोरनी धमनी करती है। कोनोनरी धमनी, अगर इसी कोनोरनी धमनी में रुकावट आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब हम लोग फंक्शंस देखेंगे किसका, जो कि है हृदय का फंक्शन। हृदय के फंक्शन में आप इसकी आकृति देख सकते हैं, ये अग्रशिरा और ये पश्च शिरा, ये हुआ पल्मोनरी शिरा और ये हुआ पल्मोनरी धमनी। इस पे हमें ज़्यादा फोकस इसलिए रखना क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। क्यों? क्योंकि धमनी, पहले लेते हैं धमनी। धमनी का काम है हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करना, परंतु एकमात्र पल्मोनरी धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शिरा का काम है हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी शिरा है जो कि शुद्ध रक्त का बहाव करता है। अब हम लोग देखते हैं हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम रक्तवाहिनी काम करती हैं शिरा। और ये शिरा के बारे में हमें क्या पता है, शिरा अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 युक्त रक्त, अपवाद पल्मोनरी शिरा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। जैसा कि हमने बता दिया है कि शिरा का काम है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त हम उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन अपवाद है शिरा में पल्मोनरी शिरा, और इस पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। यही पल्मोनरी शिरा फेफड़ा के बाएं आलिंद, फेफड़ा का बायां आलिंद, ये जो बायां आलिंद है फेफड़ा में बायां आलिंद से रक्त को पहुंचाता है और जो कि शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का काम धमनी करते हैं। हमने क्या देखा उधर, हमने देखा कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का काम करती हैं शिरा। शरीर से हृदय तो शिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा, पल्मोनरी शिरा, जो कि शुद्ध रक्त लेके जाएगा। शुद्ध रक्त कहाँ से लेके जाएगा, फेफड़ा में बायां आलिंद से। और हृदय में शरीर की ओर ले जाने का काम धमनी है। धमनी हमेशा जो है शुद्ध रक्त लेके जाएगा, लेकिन शुद्ध रक्त O2 कहते हैं, लेकिन अपवाद है पल्मोनरी धमनी। और ये पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय मतलब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये रहा हमारा दाहिना निलय से जो है ये कहाँ पे, फेफड़ा में रक्त को लेके जाएगा। और कौन सा रक्त होगा, वो अशुद्ध रक्त, क्योंकि हम जानते हैं कि धमनी शुद्ध रक्त लेकिन पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त कहाँ पे लेके जाएगा, फेफड़ा में कहाँ से, हृदय के दाहिने निलय से। तो याद रखना है कि बायां आलिंद से जो है ये हमेशा पल्मोनरी शिरा फेफड़े में लेके जाएगा शुद्ध रक्त। कौन, यहाँ से बायां आलिंद है तो शुद्ध रक्त को, और दायां निलय है तो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त बहता है हमेशा। याद रखना है हृदय का जो भी ये दाहिना भाग है, चाहे वो दाहिना आलिंद हो या दाहिना निलय हो, ये सारे में अशुद्ध रक्त, और जितने भी बायां आलिंद और बायां निलय है हमेशा शुद्ध रक्त का बहाव करता है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय की मांसपेशियों में रक्त वाहिनिका का काम कोनोरनी धमनी है। देखिए वही आ गया बात हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक का कारण है कोनोरनी धमनी, अगर इसमें रुकावट आती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। और हमारे हार्ट को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम जरूरी है, इसलिए सेब का सेवन करना चाहिए। ये उसके हुए कि जैसे बायां आलिंद से बायां निलय में जाएंगे, और बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में द्विकपटी होती हैं, द्विकपटीय वल्व होते हैं, द्विकपटीय वल्व। और दाहिने आलिंद से दाहिने निलय के बीच में त्रिकपटीय वल्व होते हैं, त्रिकपटीय वल्व।
बायां आलिंद से बायां निलय हमेशा शुद्ध रक्त जाएंगे। फिर वो धमनी, धमनी से अंग, अंग से अग्रशिरा, अग्रशिरा से पच्चशिरा। अब पच्चशिरा से दाहिना निलय जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दाहिने निलय में अशुद्ध रक्त, यहाँ से पल्मोनरी धमनी जो कि किसका है, अशुद्ध रक्त ही बहेगा, क्योंकि धमनी शुद्ध जाती है लेकिन पल्मोनरी धमनी जैसे आएगा तो वो अशुद्ध रक्त। फिर फेफड़ा, फेफड़ा से पल्मोनरी शिरा, शिरा का काम है अशुद्ध रक्त लेकिन पल्मोनरी है तो ये शुद्ध रक्त जो कि बायां आलिंद से O2, और यहाँ से एरोटा के द्वारा, एरोटा जो कि हमारा महाधमनी कहा जाता है, यहाँ से एरोटा में जाएगा और एरोटा से पूरे शरीर में प्रवाह हो जाएगा। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।